हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में। इसमें आज हम आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या, देखो आदर्श या अनुकूलतम जो जनसंख्या है उसे कहेंगे जो साधन जहाँ प्राप्त होते हैं हमें, उन साधनों का उपयोग करने के लिए जनसंख्या ना तो अत्यधिक होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, ताकि जिस देश या प्रदेश में जो जनसंख्या रहती है वो उन संसाधनों का आसानी से उपभोग कर सके। जब किसी क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक या कम होती है तो संसाधनों एवं जनसंख्या दोनों की संतुलित अवस्था अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। यानी जो जनसंख्या है वो अनुकूलतम होनी चाहिए। अगर संसाधन वहाँ प्राप्त है उस क्षेत्र में और जनसंख्या अधिक है तो उन संसाधनों का जो उपभोग है वो सभी नहीं कर पाएंगे। अगर संसाधन तो वहाँ है और जनसंख्या कम है तो भी उन संसाधनों का सही ढंग से उपभोग नहीं हो पाएगा। यानी जनसंख्या और संसाधन में एक अनुकूल संतुलन होना चाहिए और उसी जनसंख्या को आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में स्थित कुल जनसंख्या का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण विकसित करने तथा उसका उत्पादन एवं उपभोग करने के लिए अनुकूलतम जनसंख्या हो तो उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उच्चतम जीवन स्तर का जीवन निर्वाह करती हो। यानी जहाँ अनुकूलतम जनसंख्या होगी और जो संसाधन होंगे उनका जो उपयोग होगा तो वहाँ जो जनसंख्या होगी उनका जो जीवन स्तर है वो भी उच्च होगा। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या को उत्तम जीवन स्तर प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र, मकान, ऊर्जा, शुद्ध जल और वायु उत्पादन हेतु पर्याप्त कच्चा माल, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तथा सांस्कृतिक तत्वों का पर्याप्त एवं अनुकूल मात्रा में उपलब्ध हो। ये सभी जो व्यवस्थाएं जब मनुष्य को प्राप्त होती है तभी उसका जीवन स्तर अच्छा होता है और वो देश एक विकसित राष्ट्र कहलाता है। अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य अधिकतर जनसंख्या से संबंधित विद्वान आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के उच्च स्तर की उपलब्धता से मानते हैं, अर्थात उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकतम उपयोग एवं उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति। तो इसमें जो अनुकूलतम जनसंख्या है कि इसके कुछ निर्धारण के मापदंड हैं कि जो जनसंख्या निवास करी है वो अनुकूलतम है या नहीं, इसका जो आंकलन है वो इन बिंदुओं के आधार पे किया जाता है। जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पूर्ण रोजगार, उच्चतम जीवन स्तर, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, जननांकीय संरचना और प्रदूषण रहित विकास। जहाँ पर ये सारी सुविधाएं जहाँ मिलती है वहीं पे मानव का अच्छा विकास हो पाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जिसे शॉर्ट में जीएनपी भी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। किसी क्षेत्र विशेष के कुल उत्पादन का आंकलन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसका उच्च स्तर अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक
माना जाता है। जितना अधिक जीएनपी होगी उतना ही अधिक उस देश के निवासियों का जीवन स्तर होगा। यानी जीएनपी के द्वारा उस देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है इसका पता चलता है। यूएनओ द्वारा ये जीएनपी है, ये इसके आंकड़े हर साल जारी किए जाते हैं और इससे देशों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन स्तर का पता चलता है। जिन क्षेत्र विशेष में निर्वासित जनसंख्या में व्यक्ति विशेष की प्रति व्यक्ति आय के अंतर का ज्ञान इसके द्वारा नहीं हो पाता है। फिर है सेकंड है पूर्ण रोजगार, कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी को रोजगार प्राप्त करना भी अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड माना जाता है। जिस देश में जो व्यक्ति बेरोजगार है उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार है मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड ये कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे विकासशील देश है वहाँ पर लोग पढ़े लिखे तो है मगर वो बेरोजगार है। फिर तीसरा बिंदु है उच्चतम जीवन स्तर, तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय एवं पूर्ण रोजगार। प्राप्त क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी उच्च ही पाई जाती है। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति उत्तम स्वास्थ्य एवं सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था पर आधारित होती है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग, अनुकूलतम जनसंख्या होने पर उपलब्ध संसाधनों का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ नवीन संसाधनों की जानकारी होती है और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग होता है। विश्व में सभी जो कार्य है वो टेक्नोलॉजी पे ही आधारित हो गए हैं, चाहे कोई सा ही कार्य हो, और टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। फिर है प्रदूषण या जनाकीय संरचना, अनुकूलतम जनसंख्या में आयु, लिंग आदि सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर में संतुलन पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम एवं संतुलित रहती है। जनसंख्या लगभग स्थायी पाई जाती है, यानी जो जनसंख्या है ना तो अधिक है ना कम है, एक संतुलन अवस्था में पाई जाती है ताकि संसाधनों का जो उपयोग है वो अच्छे से किया जा सके। फिर अंतिम बिंदु है प्रदूषण रहित विकास, अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्र में जलवायु पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और इसमें देखो टेलर महोदय ने कहा है, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण अथवा समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक कायम रह सके। तो यह अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या थी। अब नेक्स्ट है हम जनाधिक्य की अवधारणा। नेक्स्ट है जनाधिक्य की अवधारणा। जनाधिक्य की अवधारणा हम पढ़ेंगे। देखो जनाधिक्य की अवधारणा और जनाभाव या अल्प जनसंख्या की अवधारणा, दो तरह की इसमें अवधारणाएं हैं। एक तो जनसंख्या जब अधिक होती है तब, और एक जनसंख्या कम होती है तब। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाधिक्य, ठीक है। अगर जनसंख्या अधिक हो उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। देखो इसमें जनसंख्या के सामान्य संतुलन की अवस्था से
विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्यतया जनसंख्या आधिक्य या जनाधिक्य कहा जाता है। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहाँ निवासित जनसंख्या अधिकतम होती है तथा जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। यानी किसी क्षेत्र में संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो है कम और जनसंख्या है अधिक, इसे ही जनाधिक्य कहते हैं। तो संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है तो सभी का पोषण नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न होता है। बेरोजगारी एक समस्या रहती है वहाँ, और ऐसे तत्वों में वहाँ वृद्धि होती जाती है। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर वहाँ निम्न होता है। जनाधिक्य के कारण भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर जनसंख्या का दबाव है वो बढ़ता जाता है। निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी इसके प्रमुख लक्षण हैं। देखो, अगर जनसंख्या अधिक होगी तो ये जो समस्याएं हैं ये आम बात है, ये समस्या तो होनी ही है। जनाधिक्य का प्रमुख कारण तो उस क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कमी, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि आदि कारणों से भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि जो संसाधन है वो तो उतने ही रहने हैं। जनसंख्या एवं संसाधनों के आपसी संबंधों के आधार पर जनाधिक्य को दो भागों में बांटा गया है। देखो, जनाधिक्य है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें पूर्ण जनाधिक्य, सेकेंड है सापेक्ष जनाधिक्य। ठीक है, इन दो भागों में बांटा गया है जनाधिक्य को, पूर्ण जनाधिक्य और सापेक्ष जनाधिक्य। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण जनाधिक्य की। देखो, विकसित एवं ज्ञात तकनीकी के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर तक हो जाता है तथा उससे आगे आर्थिक विकास की गति लगभग अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन विकास की गति के विपरीत जनसंख्या के बढ़ने की गति निरंतर जारी रहती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की प्राप्ति में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति आय गिरने लगती है और जीवन स्तर निम्नतम होता जाता है। और ऐसी जनसंख्या की अवस्था को पूर्ण जनाधिक्य की अवस्था कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है सापेक्ष जनाधिक्य। देखो, जब किसी क्षेत्र विशेष में निवासित कुल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहाँ उत्पादित सभी वस्तुएं अपर्याप्त और कम होती है, तो ऐसी स्थिति सापेक्ष जनाधिक्य कहलाती है। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर संसाधनों का उपयोग और उत्पादन की वृद्धि की संभावनाएं रहती है, जिसके कारण जनाधिक्य की स्थिति भी
संतुलित होने की पूर्ण संभावना विद्यमान रहती है। यानी वर्तमान में तो कोई क्षेत्र है वहाँ संसाधन तो उपलब्ध है, मगर तकनीक के कारण उनका विदोहन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भविष्य में ये वहाँ तकनीक के द्वारा वहाँ संसाधनों का विदोहन हो सकता है। वर्तमान समय में सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति विश्व के उन छोटे छोटे विकासशील देशों में पाई जाती है जहां उत्पादन का स्तर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में निम्न पाया जाता है। जनाधिक्य की स्थिति अधिकतर संपूर्ण देश या किसी देश के प्रदेश विशेष में पाई जा सकती है। जनसंख्या आधिक्य को ग्रामीण एवं औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या आवश्यकता से अधिक पाई जाती है तो वह औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य की स्थिति कहलाती है। इसके विपरीत जब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भार अधिक होता है तो वह ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य कहलाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या आधिक्य के क्या कारण हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता, मशीनीकृत कृषि, अकृषित क्षेत्रों का कम विकसित होना, कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, सामाजिक विकास का स्तर कमजोर होना, कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव आदि। उसके बाद है जनाभाव या अल्प जनसंख्या की अवधारणा। जनसंख्या आधिक्य के बाद है जनाभाव यानी जनसंख्या का कम होना, जनाभाव या अल्प जनसंख्या या अल्प जनसंख्या की अवधारणा। इसमें देखो इसे भी दो ही भागों में बांटा है, पूर्ण जनाभाव और सापेक्ष जनाभाव। देखो जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो। संसाधन तो अधिक है मगर जनसंख्या कम है, तो जनाभाव की स्थिति उस दौरान उत्पन्न होती है। अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यंत अल्प या न्यून पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव, न्यून जनसंख्या या जनालपता की स्थिति कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जनाभाव होने के कारण उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि जनसंख्या वहाँ कम है, जिसके कारण उस देश या क्षेत्र विशेष का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा किया जा सकता है, और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहले है पूर्ण जनाभाव, जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर सेकंड है सापेक्ष जनाभाव। देखो सापेक्ष जनाभाव में
महामारी या अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम कारणों से किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के जन्म दर से अधिक होने के कारण, जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से अगर अधिक हो तो वहाँ उत्पन्न जनाभाव की स्थिति को सापेक्ष जनाभाव कहा जाता है। अधिकांश जनाभाव की स्थिति पिछड़े समाजों में पाई जाती है। वर्तमान समय में प्रेरी घास के मैदान हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों के कुछ भागों में ये सापेक्ष जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। वर्तमान समय में न्यून जनसंख्या की स्थिति अधिकतर उन भागों में पाई जाती है जहां प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर निम्न होता है, जबकि वहां विस्तृत भूमि एवं पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं तथा वहां निवास करने वाली जनसंख्या अशिक्षित एवं अकुशल पाई जाती है, जिसके कारण वे लोग उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं कर पाते हैं। जनाभाव की स्थिति को आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं जनसंख्या स्थानांतरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। जनसंख्या स्थानांतरण, कुछ देश जिनकी जनसंख्या कम होती है वो अन्य देशों से लोगों को बुलाते हैं और वहाँ जो संसाधन है उनका उपभोग वो करते हैं। यानी जो जनसंख्या है वो ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि हम संसाधनों का उपयोग भी ना कर पाए। इसलिए जो जनसंख्या है वो अनुकूल या आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।